हेलो, अभी तक हम लोग हिस्ट्री में प्राग ऐतिहासिक पढ़ चुके थे। प्राग ऐतिहासिक में हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो धातु के आधार पर, मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण किसने किया था? तो थॉमस ने किया था। उसने कहा कि अगर तांबा मिला तो वो प्राग ऐतिहासिक होगा, कांसा मिला तो आद ऐतिहासिक होगा। और उसके बाद हमने पढ़ा कि पूरा पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक है, उसका 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 जो लिखने के आधार पर नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल में हमने ये देखा था कि मानव आदि मानव था, खाना बदोश था और आग की खोज किया था इसी ने। मध्य पाषाण काल में हथियार छोटे हो गए, अंत्योदय कार्यक्रम किया। और नवपाषाण काल में खेती करना प्रारंभ कर दिया और इसमें सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती की गई सुलेमान और केसर पहाड़ियों के बीच में। और ताम्रपाषाण काल में तांबा की खोज हुआ। तो खेती आज से कितना पहले हुई थी? तो 7,000 साल पहले। तो हम एक टाइमलाइन खींचे, एक टाइमलाइन खींचे और ईसा मसीह के जन्म को अगर हम 0 मान लें तो अभी 2025 चल रहा है। अभी 2025 चल रहा है, लेकिन इस तरफ के जो समय है उसको हम लोग उल्टा लिखते हैं। इसमें हम लिखेंगे ऐसे 1 2 3 ऐसे करके बढ़ते जाएगा, लेकिन इधर का जो समय है उसको हम लोग उल्टा लिखते हैं। जैसे 7,000 साल पहले खेती हुआ था तो यही 7,000 हो जाएगा। फिर अगर आएगा तो 6,000, फिर 300 ईसा पूर्व। मतलब ईसा मसीह के जन्म को हम 0 माने तो इधर के जितना समय वो घटते जाएगा और इधर का समय बढ़ते जाएगा। इसे हम कहते हैं एना डोमिनी। इससे हम लोग क्या कहते हैं? एना डोमिनी। और इसे ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा पूर्व। इसलिए इधर का जो समय है, अभी हम लोग इधर चल रहे हैं तो इधर का जितना भी समय आएगा वो घटते हुए लिखा जाएगा। 6,000 साल पहले, तो उसके बाद आ जाएगा 200 साल, फिर हो जाएगा 300 साल, फिर 0। तो अभी हम लोग इस तरफ चल रहे हैं। तो खेती कब हुआ था? 7,000 साल पहले। 7,000 साल पहले खेती हुआ था। कहाँ पर? मेहरगढ़ में, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में जौ और गेहूं का खेती हुआ था। और गेहूं जौ और गेहूं का खेती हुआ था। और चावल का साक्ष्य मिला है कोल्डिवा से। चावल का साक्ष्य कोल्डिवा से मिला है। कोल्डिवा। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लेहुरा देव से मिला है। लेहुरा देव से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। ये कब था? 9,000 साल पहले। तो यहाँ तक हमने पढ़ चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे आद ऐतिहासिक के बारे में। आद ऐतिहासिक में अगर हम कहें कि कांसा मिला है तो वो आद ऐतिहासिक होगा। धातु के आधार पर नामकरण किसने किया था? क्रिश्चियन थॉमस ने। तो हम लोग चलते हैं अब आद ऐतिहासिक में। आद ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन इससे पढ़ा नहीं जा सका। आद ऐतिहासिक में हम बेसिकली सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता मतलब कि वहाँ पे जितने भी शहर थे वो जिस जिस नदी के किनारे थे वो अंततः किस नदी में जाके मिलती थी? सिंधु नदी में। इसलिए हम सिंधु सभ्यता करते हैं। इसमें आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, चनमुद्रो, लोहल, लोथल, बनवाली, रोपर, ये सब कालीबंगा, ये सब शहर आएंगे। इस सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये आखिर के ये सब शहर मिलना कैसे स्टार्ट हुआ? तो पहले थोड़ा सा खोदा गया तो एक दीवार के जैसा मतलब मिलने लगा। तो उससे सब कहा कि चलो खोदो खोदो, पूरा खोदा, अरे कमरा मिल गया। फिर और खोदा, खोदते 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 पूरा एक घर मिल गया। तो ऐसी सब जगह खोदाई हुआ और ये सब चीजें मिली। हड़प्पा में खुदाई हुआ तो कुम्हार का चाक मिल गया, अन्नागार मिल गया, हाथी का कपाल मिल गया, स्वास्तिक चिन्ह मिल गया। तो ये सब पुरातात्विक मतलब खुदाई से संबंधित चीज है। इसमें लिखित सच मिला है, उसे हम पढ़ के इसके बारे में नहीं बता सकते। जो चीज मिला है इसके आधार पर इसके बारे में इसका इतिहास बनेगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आदि ऐतिहासिक। अब हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास को हमने इतिहास हेरोडोटस इतिहास को हमने कितने कालखंड में बांटा था? 3 कालखंड में बांटा था। पहला प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, फिर आदि ऐतिहासिक
आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, और फिर ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, इसमें तांबा मिला, और इसमें जितना भी हथियार थे वो पत्थर से, मतलब पत्थर के बने हुए थे, और इसमें खेती स्टार्ट हो गया, आग की खोज हो गया, कोयला की खोज हो गया। अब ये प्राग ऐतिहासिक हम लोग खत्म कर लिए। अब हम लोग आद ऐतिहासिक पढ़ेंगे। इसमें क्या मिला था? कांसा मिला था, और कांसा मिला तो समझो वो आद ऐतिहासिक। और इसमें लोहा मिला था। तो आद ऐतिहासिक में सिंधु सब, इसमें लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन ऐसा ही लिख के गया कि इसे पढ़ा ही नहीं जा सका। तो इसमें हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक का में सिंधु सभ्यता आ जाएंगे। आद ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता आएगा। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसका ये पढ़ लेते हैं कि इसका सर्वेक्षण कौन कराया। सर्वेक्षण, सर्वेक्षण किसने किया? इसकी खुदाई किसने किया? इसका नामकरण किसने किया? सर्वेक्षण, नाम, खुदाई, नामकरण सिंधु सभ्यता का। तो सर्वेक्षण किसने किया? सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया? जेम्स कनिंघम। जेम्स कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया। और खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने खुदाई किया। नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। और जानकारी किसने दिया? जानकारी, जानकारी किसने दिया? मैसेज, चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन। तो हमने अब सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण, खुदाई, नामकरण, जानकारी। तो सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया, खुदाई दयाराम साहनी ने किया, नामकरण जॉन मार्शल ने किया, और सिंधु सभ्यता का जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया। अब आगे चलते हैं। इस सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार, त्रिभुजा, त्रिभुजाकार था। तो सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने, खुदाई दयाराम साहनी ने, नामकरण चार्ल्स जॉन मार्शल ने, और जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया। और इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। अब हम देखते हैं इसकी उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा। मतलब इसकी उत्तरी सीमा किस जगह थी, किस नदी के किनारे थी, और पश्चिमी सीमा किस जगह, किस नदी के किनारे थी। तो ये हम लोग देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार, आकार जो है त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, पिज़्ज़ा के शेप का है। इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पहला खुदाई हुई थी वो हड़प्पा की हुई थी। अक्सर हम लोग देखते हैं कि घर में कि अगर कोई बड़ा बेटा है तो उसी के नाम पे उसको, उसके पापा को बुलाया जाता है। जैसे शंकर जी को कभी गणेश का पापा भी कह देते हैं, और उसी इसमें भी है। इसमें सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता है, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं और सिंधु सभ्यता भी कह देते हैं। तो इसकी उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा का नाम जानते हैं। ये हो गया इसकी उत्तरी सीमा,
ये दक्षिणी सीमा, और ये पश्चिमी सीमा, और ये पूर्वी सीमा। तो उत्तर में कौन था सिंधु सभ्यता का? उत्तर में मांडा, और पश्चिम में सुत्का गेंडोर, सुत्का गेंडोर, और दक्षिण में दैमाबाद, और पूरब में आलमगीरपुर। तो इसके पश्चिमी सीमा जो थी सुत्का गेंडोर थी, उत्तरी सीमा स्वांडा, फिर पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, और दक्षिणी सीमा दैमाबाद। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक है। इसको याद रखने के लिए हम लोग ये देखते हैं, सम बराबर एड। सम बराबर क्या होता है? ऐड। तो स से हम लोग याद रखेंगे सुत्का गेंडोर, म से याद रखेंगे मांडा, ए से याद रखेंगे आलमगीरपुर, डी से याद रखेंगे दैमाबाद। ये तो हो गया। अब ये किस किस नदी के किनारे था ये भी सवाल आता है, तो हम लोग अब नदी देख लेते हैं। सुत्का गेंडोर डच डास नदी के किनारे था। ये चिनाव मांडा चिनाव नदी के किनारे था, और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे था, और दैमाबाद परवरा नदी के किनारे था। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको भी याद रखने का ट्रिक है। डच हैं पर भारत में नहीं, डच हैं पर भारत में नहीं, भारत में नहीं। तो यहां से हम लोग याद रखेंगे द से दास, च से चिनाव, ह से हिंडन, पर से परवरा। डच है पर भारत में नहीं। और सम बराबर एच से हम लोग सुत्का गेंडोर मांडा आलमगीरपुर दैमाबाद। डच है पर भारत में नहीं से दास चिनाव हिंडन और परवरा। समझ में आया? आसान है। तो पूर्वी सीमा किस नदी के किनारे किस जगह थी? आलमगीरपुर और हिंडन नदी। दक्षिणी सीमा दैमाबाद परवरा नदी। उत्तरी सीमा मांडा चिनाव। पूर्वी पश्चिमी सीमा कौन थी? सुत्का गेंडोर दास। पूर्वी सीमा कौन थी? पूर्वी सीमा कच्छ है हिंडन नदी आलमगीरपुर। उत्तरी सीमा मांडा चिनाव। दक्षिणी सीमा दैमाबाद और हिंडन नदी। पूर्वी सीमा सत्का गेंडोर टास्क। पूर्वी सीमा इधर, पूर्वी सीमा ये आलमगीरपुर हिंडन नदी। पश्चिमी सीमा कौन थी? सत्का गेंडोर डास्क। उत्तरी सीमा कौन थी? मांडा चिनाव, और दक्षिणी सीमा दैमाबाद ये परवरा नदी। तो ये हो गया सिंधु सभ्यता के उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा। अब हम लोग आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में को इसलिए सिंधु सभ्यता कहते हैं क्योंकि ये इसके शहर जिस जो शहर थे, जिस नदी के किनारे थे, वो सब नदी अल्टीमेटली कहाँ जाके गिरती थी? सिंधु नदी में। इसलिए हम लोग इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। अब हम लोग सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसका हुआ? 1921 में रावी नदी के तट पर है, और इसका दयाराम साहनी ने खुदाई किया। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या क्या चीजें मिली हैं। तो कुम्हार का चाक मिला है, अन्नागार मिला है, श्रमिक आवास मिला है, हाथी का कपाल मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ओखली मिली है, RS-37 नामक आविष्कार मिला है। तो इसको याद कैसे रखें? तो हम लोग चलते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीजें मिली हैं। इसको मिटा देता हूँ। तो हड़प्पा सभ्यता हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1921 में। ये किस नदी के किनारे थी? तो रावी नदी के किनारे थी।
हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है। माउंट गोमरी पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। दयाराम साहनी ने की। यहाँ से निम्नलिखित चीजें मिली हैं। यहाँ से निम्नलिखित चीजें मिली हैं। यहाँ से निम्नलिखित चीजें मिली है। फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला मिला है कुम्हार का चाक, जो जिसपे वो मट्टी के चीजें बनाते हैं वो। तो पहला मिला है कुम्हार का चाक। दूसरा कुम्हार का चाक अन्नागार। फिर श्रमिक आवास। फिर डी में मिला है कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास और मातृ देवी की मूर्ति मिली है। फिर मिला है ओखली मिला है। मातृ देवी की मूर्ति, ओखली। RH-37 नामक कब्रिस्तान। हाथी का कपा, स्वास्तिक चिन्ह। हाथी का खोपड़ी यानी हाथी का कपाल। तो इतनी सारी चीजें हड़प्पा सभ्यता से मिली है। कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति को ओखली में डाल दो। RH-37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक चिन्ह, हाथी का कपाल। अब कुम्हार है, पहले वो कुम्हार मेहनत करेगा, फिर खाना खाएगा अन्नागार, फिर सो जाएगा श्रमिक आवास। मातृ देवी की मूर्ति को ओखली में डाल दिए, कुछ दिए, RH-37 नामक कब्रिस्तान में दफना दिए। स्वास्तिक चिन्ह मिला है, हाथी का कपाल मिला। तो हड़प्पा सभ्यता से इतनी जानकारी मिली है। ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। रावी नदी के तट पर है। खुदाई दयाराम साहनी ने की है। कुम्हार का चाक मिला है, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, RH-37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक चिन्ह और हाथी का कपाल। तो हड़प्पा सभ्यता यहाँ से खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं मोहनजोदड़ो की सभ्यता। मोहनजोदड़ो कौन खोज किया था? गोपाल मजूमदार, राखल दास बनर्जी ने खोज किया था। ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है, लारकाना जिला में है। और यहाँ से पंडित से रिलेटेड चीजें मिली, मतलब पुरोहित आवास, स्नानागार, घर में कुआं, सूती वस्त्र, चौड़ी सड़कें, गलीचा, लाशों का ढेर, कांसे की नर्तकी, ये सब चीजें मिली हैं मोहनजोदड़ो से। तो इसको पहले देख लें। अब हम लोग इसे मिटाते हैं और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, सबसे विकसित मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो में हम देखते हैं इसकी कौन नदी के किनारे था? तो ये सिंधु नदी के किनारे था।
सिंधु नदी के तट किनारे था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। इसे यह पाकिस्तान के पाकिस्तान के पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित था। लड़काना जिला में यह पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित यह पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित था। यह पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है। इसकी इसकी खुदाई इसकी खुदाई किसने किया था? राखल दास बनर्जी राखल राखल दास बनर्जी इसकी खुदाई किसने किया? राखल दास बनर्जी ने किया। राखल दास बनर्जी ने किया। यहाँ से निम्नलिखित चीजें मिली हैं। यहाँ से निम्नलिखित चीजें मिली हैं। यहाँ से निम्नलिखित चीजें मिली हैं। यहाँ से मतलब पंडित जी से रिलेटेड चीजें। पुरोहित आवास, अन्नागार, विशाल स्नानागार, घर में कुआं, सूती वस्त्र, गलीचा, चौड़ी सड़कें, कांसे की नर्तकी, लाशों का ढेर, ये सब चीजें मिली है। तो पहला यहाँ से मिला है सभागार। दूसरा पुरोहित आवास, पुरोहित आवास। तीसरा सभागार, पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार, स्नानागार, घर में कुआं, और सूती वस्त्र, गलीचा, लाशों का ढेर, लाशों का टीला। और क्या चीज मिला है? कांसे की नचनिया नर्तकी, कांसे की नर्तकी। और क्या मिला है? यहाँ से सभागार हो गया, पुरोहित आवास, स्नानागार, चौड़ी सड़कें। तो इतनी सारे चीजें मिली है हमें मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे या पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है। इसकी खुदाई राखल दास बनर्जी ने की। यहाँ से निम्नलिखित चीजें मिली है: सभागार, पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार, घर में कुआं, सूती वस्त्र, गलीचा, लाशों का टीला, से का नर्तकी, चौड़ी सड़कें। तो जो पुरोहित सब हैं वो पुरोहित आवास में रहेंगे, और स्नानागार नहाने स्नान करने के लिए वाले जाएंगे। घर में है तो घर में कुआं पर जाएंगे, या स्नानागार में जाएंगे। फिर खाना खाने अन्नागार में जाएंगे। तो कहाँ से जाएंगे? तो चौड़ी सड़कों से जाएंगे। क्या पहनेंगे? तो सूती वस्त्र पहन के। सभा करने के लिए सभागार में जाएंगे। ऐसे हम लोग को ये याद रखना है। इसके बाद आता है चनहुद्रो। चनहुद्रो किस नदी के? ये भी सिंधु नदी के किनारे है। यह एक औद्योगिक शहर था। ये दुर्ग रहित है, मतलब इसकी चारों तरफ से कोई भी बाउंड्री नहीं थी, और सब जितने भी शहर मिले उसके चारों ओर से बाउंड्री थी। तो दुर्ग रहित कौन था? चनहुद्रो। यहाँ पे एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता मिला है। और क्या, ये यहाँ से मेकअप से रिलेटेड, महिला से रिलेटेड सामान मिला है। लिपस्टिक, शीशा, गुड़िया, ये सब चीजें मिली है चनहुद्रो से। तो हम लोग चनहुद्रो के बारे में पढ़ते हैं। चनहुद्रो का खोज किसने किया था? तो गोपाल मजुमदार ने किया था। चनहुद्रो इसमें सभ्यता नहीं होगा। चनहुद्रो किस नदी के किनारे था? चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे था। यह कहाँ था? यह पाकिस्तान में था। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे था। सिंधु नदी
के किनारे, सिंधु नदी के किनारे था। इसकी खुदाई इसकी इसकी खुदाई किसने की? गोपाल मजूमदार ने की। मजूमदार, इसको याद कैसे रखेंगे कि जो महिलाओं का ज्यादा काम करेंगे तो वो मजदूर बन जाएंगे, तो इसलिए गोपाल मजूमदार से, मजदूर से याद रखेंगे कि गोपाल मजूमदार ने किया था। यहाँ से निम्नलिखित, यह एक औद्योगिक शहर था। औद्योगिक औद्योगिक शहर शहर था। यह दुर्ग रहित था। यह दुर्ग रहित दुर्ग रहित था। यहाँ से हमें क्या क्या मिली है? यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं? तो शीशा मिला है, लिपस्टिक, शीशा मिला, लिपस्टिक और बिल्ली का पीछा करते कुत्ता पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं। बिल्ली के पीछा करते कुत्ता के पैरों के निशान मिला है। तो शीशा, लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा वो करते हुए पैरों के निशान, गुड़िया, चूड़ी यहाँ से नहीं मिला है, सुई। तो इतनी सारी चीजें हमें समुद्रों से मिली हैं। समुद्रों या पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खुदाई किसने की? तो गोपाल मजुमदार ने की। यह एक औद्योगिक शहर है, यह दुर्ग रहित था। यहाँ से शीशा, लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा, कुत्ता के पैरों के निशान, गुड़िया, सुई मिला है। अब हम लोग चलते हैं आगे। बनवाली। बनवाली का खुदाई किसने किया? बनवाली रंगोई नदी के किनारे, हरियाणा में रंगोई नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की है। यह यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, नालियां ढकी हुई नहीं थी। अब बनवाली के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग, कितना हो गया? 3 चौथा बनवाली। बनवाली के बारे में देखते हैं। बनवाली कहाँ थी? बनवाली यह हरियाणा में थी। यह हरियाणा में नदी रंगोई नदी के तट, रंगोरिया हरियाणा में रंगोई नदी के तट पर स्थित थी। यह हरियाणा में रंगोई नदी के तट पर स्थित थी। दूसरा, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। नाम तो है बनवाली, लेकिन यहाँ की सड़कें थी टेढ़ी मेढ़ी। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। नालियां ढकी हुई नहीं थी। नालियां ढकी नहीं थी। इस कारण घर में ही सोख्ता मिला है। घर में सोख्ता मिला है। तो बनवाली के बारे में इतना ही चीजें की जानकारी मिली है। इसके बाद आता है कुणाल। कुणाल भी हरियाणा में स्थित है। वहां से चांदी की 2 मुकुट मिला है। और उसके बाद रोपर जो है सतलज नदी के किनारे है। सतलज नदी के किनारे। इसकी खुदाई किसने की? बीके लाल और बीके थापर और बीबी लाल ने की। यहाँ से मानव के साथ साथ के जानवरों को दफनाने के साक्ष्य मिला है। तो हम लोग यहीं तक अब इसको रखते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ा। कौन सा मतलब सिंधु सभ्यता क्या है? चौहद्दी, उत्तर में कौन सी आती, दक्षिण में कौन सी आती, और पूरब में, पश्चिम में। और इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा, चंद्रदुर्ग के बारे में पढ़ा, और बनवाली के बारे में पढ़ा। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग
तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।